नमस्कार दोस्तों, दूसरे चरण की 122 सीटों पर बिहार में जबरदस्त मतदान हो रहा है। कई जगहों से वोटरों की शिकायतों की खबरें आ रही है, कई जगहों से धीमे मतदान की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ कंचना जी हैं, आरजेडी की धुआंधार प्रवक्ता है। कंचना जी, क्या कुछ हो रहा है दूसरे चरण में, क्या देख रही हैं आप? अभी तक 47% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये वोटिंग प्रतिशत किधर जाता हुआ दिख रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञा जी। आपको भी मालूम है कि पहले चरण में जिस तरह से वोटिंग हुई थी और मतदान परसेंटेज जो बढ़ा, उसमें तो कुछ वो भी योगदान है जो दो दो बार दो दो जगहों पर वोट किया। आपने देखा भी होगा, वो तमाम बड़ा मुद्दा बना, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहाँ कोई एक्शन लिया। इसमें भी इस तरीके से दिख रहा है। बिहार में एक चीज बहुत साफ दिख रही है कि ऊपर ऊपर चाहे जो भी हवा बनाया जाए, चाहे जितनी भी खबरें गायब कर दी जाए, लेकिन मतदान केंद्र पर, बूथ पर जो है ना, वो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो परिवर्तन तो होना चाहिए। बहुत उबाऊ हो चुकी है सरकार, बहुत थकाऊ हो चुकी है सरकार, अब तो परिवर्तन होना चाहिए। तो मतदान परसेंटेज जो है वो शाम को 5-6 बजे तक जब वोटिंग होगा, उसके बाद देखिएगा वो पहला जो रिकॉर्ड होगा उसके बराबर आएगा या उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर ग्राउंड पर पूरी तरह से दिख रही है प्रज्ञा जी। और इसी तरह इसीलिए तो बौखलाए हैं गोदी मीडिया पूरी तरह। बिहार चुनाव जो गायब हो गया गोदी मीडिया से, ऐसा लग ही नहीं जी रहा। गोदी मीडिया अगर खोल लीजिएगा तो आपको लगेगा क्या कहीं चुनाव भी चल रहा है देश में या नहीं चल रहा है। पूरी तरह से खबरें गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि उनको बिल्कुल। मालूम है। जी बताइए, धर्मेंद्र जी की मौत की झूठी खबर फैला सकते हैं, उसके बाद माफी भी नहीं मांगते, लेकिन बिहार की एक खबर नहीं चलानी है। आपको क्या लग रहा है, क्यों छुपा रहे हैं बिहार की खबरें? क्यों नहीं दिखा रहे बिहार की खबरें? दिल्ली में बहुत बड़ा धमाका हुआ, वो समझ में आता है, उस पर कवरेज करनी है, हम सभी कर रहे हैं। लेकिन देश में एक राज्य में चुनाव हो रहा है, वो भी तो महत्वपूर्ण है, उसको तो जी दिखा नहीं बिल्कुल। रहे। जी बिल्कुल। अब सोचिए कि जो सबसे तेज कहे जाने वाला चैनल है, अपने आप को सबसे हम्म। तेज चैनल मानता है कि सबसे पहले खबर और सबसे ज्यादा खबर दिखाते हैं, उस चैनल की एक इतनी बड़ी एंकर अपने आप को जो तथा कथित बहुत बड़ी एंकर मानती हैं, वो धर्मेंद्र जी के मौत की खबर चलाती हैं और उस पर माफी भी नहीं मांगती हैं कि उनसे गलती से या कहीं से न्यूज मिल गया, वो क्यों ये हम्म। खबर चलाया गया कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं उनकी बेटी का, उनकी पत्नी का बयान आता है और वो सीधे सीधे कहती है कि मतलब कि कम से कम प्राइवेसी का कुछ तो ख्याल रखिए, उनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और यहाँ पर उनकी मृत्यु की खबरें चलाई जा रही हैं। हम्म। ये पूरी तरह से जो है एक बेशर्मी की जो हद होती है। कौन करेगा मीडिया पे विश्वास? कौन? अगर कोई मीडिया देख रहा होगा और उस पे जो है कि जो व्यक्ति जिंदा है उसके उसके मर जाने की खबरें चलाई जा रही हो, कौन करेगा उन पे विश्वास? और पूरा पूरा देश, आज बिहार का चुनाव हो रहा है लेकिन पूरा देश जो मीडिया है उस पर नजरें लगाए बैठा हुआ है कि आखिर में बिहार में चल क्या रहा है। हर कोई ये बिल्कुल। देख रहा है कि आप बिहार में सत्ता परिवर्तन से देश की जो सत्ता परिवर्तन होने जा रही है नहीं होने जा रही, उस पर गोदी मीडिया ऐसे गायब कर दी जैसे कि कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है। आप जैसे पत्रकार लोग जो ग्राउंड पर डटे हुए हैं, उनसे रिपोर्ट मिल रही है कि कहाँ पर क्या घटना हो रही है, कहाँ पर फर्जी मतदान हो रहे हैं, कहाँ पर वोटर का नाम कट गया हुआ है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में इनको साफ एनडीए को समझ में आने लगा और उनके जो गोदी पत्रकार है उनको समझ में आने लगा कि बुरी तरह से जो है एनडीए हारने वाली है। और सेकेंड फेज जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, वो रोजगार के मुद्दे पर, वो बदलाव के मुद्दे पर पब्लिक देख ही ना पाए, पब्लिक ये समझ ही नहीं पाए और यहीं पर खेला कर दो, खबरें गायब कर दो और बाकी बाद में अमित शाह जी हैं जो वोट चोर बनकर जो है बिहार में बैठ जाएंगे, अधिकारियों को रात में बुलाएंगे, होटल जहां पर रुकेंगे वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद करवा देंगे और उनसे तलब करेंगे कि आखिर में क्या हुआ और यहाँ पर चोरी करो। क्योंकि जब पब्लिक को पता नहीं होगा कि इतना ज्यादा लोगों ने वोट दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है, जब खबरें दिखाई नहीं जाएंगी तो इनका एक ये तरीका है कि फिर बीच से वहां से चोरी कर लो। लेकिन हम सब खड़े हैं वहां पर, चोरी होने नहीं देंगे। ये जो हो रहा है ना अभी, जो गोदी चैनल पे नंगा नाच चल रहा है ना, वो पूरी बिहार की जनता, पूरी देश की जनता देख रही है कि क्यों चल रहा है ये। अच्छा जी कंचना जी, कई जगहों से धीमे मतदान की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पे हमने देखा आरजेडी लगातार ट्वीट कर रहा है कि अभी तक ये देखिए लिखा हुआ है कि इस तरह की मतदाता पर्ची बंटवाना अवैध है, आदर्श आचार संहिता इस समय जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। तमाम खबरें हम देख रहे हैं, आरजेडी लगातार ट्वीट कर रही है कि मतदान पर्ची बांटी जा रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वो भी क्या गोदी मीडिया की खबरों में खो गया क्या? दरअसल
प्रज्ञा जी, हमारा एक 2 नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, कि कहीं किसी बूथ पर आपको समस्या दिखे तुरंत इस पे व्हाट्सएप करिए, तुरंत वीडियो बनाकर भेजिए। और इतने वीडियोस आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बूथ पर जो इतनी धांधली हो रही है, कहीं पर जीविका दीदी जो है उनको बैठा दिया गया अंदर और जबरदस्ती उनसे दूसरों का जो है वोट डलवाया जा रहा है कि नहीं नहीं तुम इसी पर वोट डालो। या बाहर आप देखेंगे कि कैसे जो पर्ची है उस पर नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ आ रहा है। कहीं पर ऐसा कि जो अब सुनिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं जो विधायकपुर में रहे हुए हैं वो झंडा लगा लगा कर अभी भी प्रचार करते हुए निकल रहे हैं। ये पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। और मुझे लगता है कि शायद इसी चुनावी प्रक्रिया को लूटने के लिए, इसी यही वोट चोरी करने के लिए आज खबरें गायब हुई हैं टेलीविजन से, ताकि खबरें गायब कर दो और अंधाधुंध जो है जमीन पर वोट चोरी करो और कहीं पर जबरदस्ती वोट करवाओ, कहीं पर धीमी वोट करवाओ, कहीं पर ये तमाम जो है ना ये षड्यंत्र के जो कॉन्स्पिरेसी के अमित शाह के तरीके हैं वो सारे अप्लाई हो गए। अब सोचिए कि हमारे अच्छा, देश में इतनी खबरें आ बड़ी रही कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद पोलिंग कंपार्टमेंट में जाकर के मतदाताओं पर दबाव डालकर वोट डलवा रहे हैं। जी जी खबरें भी आ रही। जी, यही ये भी खबरें आ रही हैं, जबरदस्ती वोट करवाया जा रहा है। और जहां लग रहा है कि युवा ज्यादा आ रहे हैं, जहां पर युवा ये कह रहे हैं कि हम परिवर्तन के लिए वोट करने आ रहे हैं, वहां पर मतदान जो है वो धीमे करवा दिया जा रहा है। सीमांचल इलाके में आप चले जाइए, वहां पर हालांकि ज्यादा परसेंटेज वोट पड़ा है औरों की तुलना में, शहरी इलाकों की तुलना में। सीमांचल में अगर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो जहां पर गरीबी सबसे ज्यादा है, वहां पर वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन वहां पर दोपहर के बाद में जो वोट है ना वो धीमा करवा दिया गया है, ताकि यहाँ पर वोट परसेंटेज कम हो। और शहरी इलाकों में आपको भी मालूम है कि हर किसी को शहरी इलाकों में भाजपा दावा करती है, लेकिन इस बार शहरी इलाकों से भी जो वो लोग वोट करने निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत हो गई 20 साल की सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। और यह देखा नहीं जा रहा है। आप सोचिए कि अगर मीडिया वहां पर होती और पत्रकार वहां की लाइव रिपोर्टिंग करते और टेलीविजन चैनल पे दिखाते कि तुम्हारा वोट क्यों कटा हुआ है, ये देश की जनता के सामने जाता कि ये तो सीधा वोट चोरी हो रहा है। लेकिन आप टेलीविजन खोल लीजिए, नहीं दिखाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी का सीधा ऑर्डर है कि वोट चोरी करो। जो सीसीटीवी कैमरा बंद करवा के अधिकारियों को बुला के, जो गृह मंत्री चुनाव प्रचार बंद हो जाने के बाद भी अगर बिहार में रहे, पटना में रहे हैं, आपने देखा होगा पवन खेड़ा जी ने एक वीडियो चलाया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया वो कि होटल के सीसीटीवी बंद है, जबकि होटल्स में सीसीटीवी होते हैं क्योंकि हर कोई जाता है सुरक्षा के लिए होता है। देश के गृह मंत्री हैं जो सुरक्षा के लिए, जिनका काम है देश को प्रोटेक्ट करना, वही सीसीटीवी बंद करवा रहे हैं तो जिनका अगर काम इतना बड़ा बड़ा खेला हो रहा है, आरजेडी लगातार कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि अमित शाह खुद चुनाव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में हो, तो इतना बड़ा बड़ा खेला से कैसे बचिएगा कंचना जी? हमारे पास एक ही सिस्टम है, वो है जनता का सिस्टम। और आप भी जानती हैं कि पत्रकारिता जो गोदी मीडिया है, बिकी हुई मीडिया, वो दिखाएगी नहीं। आपको भी मालूम है कि जो अधिकारी हैं, तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना कि जो अधिकारी हैं वो सबसे ज्यादा अधिकारी कहाँ से बुलाए गए हैं, वो बीजेपी रूल्ड स्टेट से बुलाए गए हैं। सबसे ज्यादा अधिकारी क्यों बुलाए गए हैं? जो ऑब्जर्वर्स हैं। क्यों वहां से सबसे ज्यादा बुलाए गए? वहां से बुलाए गए, गृह मंत्री खुद वहां पर बैठे हुए, सारे अधिकारियों को वो तलब कर रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि कट्टा और कनपट्टी रखकर, ये दरअसल ये अमित शाह जी हैं जो दूसरे जो इलेक्शन कमीशन के, जो सारे ऑब्जर्वर्स के, जो सारे वहां पर पोलिंग बूथ पर लोग काम कर रहे, सबके कनपट्टी पे कट्टा रखकर ये वोट चोरी करना चाह रहे हैं। और इससे आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में वीडियो, इतनी बड़ी संख्या में जहां धांधली हो रही है, सब कुछ अगर आ रहा है ना, जो यूट्यूब पर जो सच में पत्रकारिता कर रहे हैं ग्राउंड पर, उनके वो अगर ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पत्रकारिता जिंदा है, ये भले बिक जाए। और उसी के माध्यम से एक दो हमारे जो कंप्लेन हमने किया उसका रेस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन ने दिया कि वहां से हमने जो है कि 2 के ऊपर कार्रवाई कर दी, एफआईआर हो गया। जो पर्ची पे जो मोदी जी का फोटो लगा हुआ था उस पर 2 लोगों की कार्रवाई, ऐसा इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है कि 2 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया। लेकिन क्या सच में वो रुका? हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर सकते हैं फिलहाल कि हमारे लोग जो जमीन पर रहे, बूथ पर रहे, वहां पर क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको देखते रहे और पकड़ते रहे। सीसीटीवी बंद हो जा रहा है, उस पर भी आकर डीएम ने सफाई दिया कि ये बूस्ट हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी चल गई थी, पता नहीं क्या क्या वो बोलकर वहां चली गई डीएम। जहां जहां पर सीसीटीवी बंद हुआ सारे डीएम ने ऐसे ही एक ही तरह का जवाब दिया। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की चोरी। बताइए, जो भूमि जो है वो लोकतंत्र की जननी है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी सोच रहे हैं कि वहां से हम लोकतंत्र को चुरा लेंगे। जो जनता जो निकल रही है, जो जो चाह रही है कि परिवर्तन हो जाए, और उसका परिवर्तन ये छीनना चाह रहे हैं। दिल्ली ये धमाकों की बिहार खबरों के बाद हिंदू मुसलमान करने की बहुत कोशिश की जा रही है कंचना जी।
आपके दूसरे चरण के चुनाव में क्या लग रहा है, कितना असर है बिहार में इन सब का? देखिए, इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुआ उसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने भी कहा था कि भाई प्रज्ञा जी, आपने भी कहा था कि चुनाव प्रचार में जाते हैं और सुरक्षा जहां पर उसका क्या, देश के गृह मंत्री है ना, इनकी पहली जवाबदेही क्या है, इनका पहला कार्य क्या है, देश के प्रति है, देश को सुरक्षा देना इनका पहला कार्य है। लेकिन ये चुनावी सुरक्षा दे रहे हैं अपने पार्टी को, ये तो वोट चोरी कर रहे हैं। आप बताइए कि देश के गृह मंत्री पटना में बैठे हुए हैं, दिल्ली में किसकी सरकार है भाई, केंद्र में किसकी सरकार है भाई, दिल्ली तक लोग कैसे आए, और प्रधानमंत्री भूटान में जाकर भाषण दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए ना कि अगर अगर अपोजिशन ही जिम्मेदार है हर चीज, बहुत भारी मन से दे रहे हैं, उनका दिल बहुत भारी है, लेकिन भूटान में है, भारत में नहीं है, उनका दिल भारी भूटान में है। अब यहाँ पर अगर उनको भूटान ही जाना था और देश की सुरक्षा को छोड़कर अमित शाह जी को पटना ही रहना था, तो दे देते ना, अपोजिशन को बोलते कि कुछ दिन के लिए संभाल लीजिए हमारा गृह मंत्रालय, देश की सुरक्षा, मैं तब तक चुनाव प्रचार करके आता हूँ, या गृह मंत्री में या प्रधानमंत्री में भूटान से होकर आता हूँ, राहुल गांधी जी तब तक आप प्रधानमंत्री बन लीजिए, देश की सुरक्षा संभाल लीजिए। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद इनका होता है कि कहीं से किसी भी तरह, किसी भी कंस्पिरेसी की तरह उपयोग करके ये सरकार बनाए, बस इनका एक ही मकसद है। अरे भाई, पहलगाम हो गया, कैसे हुआ, आज तक कोई जवाब नहीं आया, दिल्ली में हो गया, कैसे हुआ, आज तक कोई जवाब नहीं आया, अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन खबर चलने लगी है, हिंदू मुसलमान होने लगा है। तो क्या ये बिहार की जनता नहीं देख रही है? हम सब तो, बिहार की जनता हो, देश की जनता यही उम्मीद करती है कि जो भी हुआ उसकी जांच हो, और उसकी जांच कौन कराएगा? गृह मंत्री ही कराएंगे ना उसकी जांच, प्रधानमंत्री ही कराएंगे ना उसकी जांच, और यहाँ जवाब जो है वो अपोजिशन से मांगा जा रहा है। मतलब बेशर्मी की जो पत्रकारिता, मोदी मीडिया की बेशर्मी की हद होती है, वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं। और सबसे ज्यादा जानते हैं इसमें, जो गृह मंत्री, जो प्रधानमंत्री, बीजेपी हताश परेशान है ही, गोदी मीडिया सबसे ज्यादा बौखलाहट में है, सबसे ज्यादा बौखला। ऐसा क्यों कर, आपको क्या लगता है, गद्दी जाएगी तो सिर्फ अमित शाह जी की जाएगी, गद्दी जाएगी तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाएगी, गद्दी जाएगी तो जो चरण वंदनम चला है ना इतने वर्षों में, जो देश को गर्त में लाकर छोड़ दिए है ना ये पत्रकार लोग अपने आप को जो कहते हैं, ये भी जिम्मेदार है, इनकी भी गद्दी जाएगी, गद्दी जाएगी तो इन सबकी गद्दी जाएगी, जो मोदी वंदना किए हैं इतने साल से। मोदी वंदना के अलावा पत्रकारिता के नाम पर जीरो रहे ये लोग, इसलिए ये भी बौखलाहट में है, परेशान है। इनको भी मालूम है कि अगर एक चीज हमने गौर किया कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली धमाका जो हुआ उस पर इंग्लिश में ट्वीट किया, और बिहार में वोटिंग अपील जो उन्होंने की है वो हिंदी में करी, और नीतीश कुमार जी का तो दिल्ली धमाके को लेकर के कोई ट्वीट रात भर तो मुझे दिखा नहीं, सुबह भी नहीं दिखा, अभी भी देख लेती हूँ कि हालांकि वोटिंग अपील की है नीतीश कुमार ने, लेकिन उनका ट्वीट अभी दिखा नहीं है मुझे। नहीं, तो अभी तक क्या नहीं लग रहा है? हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या ही कहा जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव के लिए भोजपुरी गाना भी गाने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के लिए तो भोजपुरी गाना, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक बनाया होता है, 4 घंटे पहले ट्वीट किया नीतीश कुमार, अभी देखा हमने, 4 घंटे पहले ट्वीट किया जी। तो वही आपको क्या कह रही थी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी ने तो सही बात कहा था, अगर वोट के लिए अगर प्रधानमंत्री जी को नाचना पड़ जाए तो वो भी वो कर लेंगे, उसमें तो कोई गलत नहीं है। आकर भोजपुरी में गाना गाने लगते हैं और इतना भद्दे तरीके से गाते हैं, वो गाना जो है भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थक कोई बनाया होता है। तो नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, वह इतने बड़े कलाकार है, वो इतने बड़े कलाकार, आर्टिस्ट है, वो देश के प्रधानमंत्री इतने वर्षों से रहे, देश को कभी इस बात पे गर्व नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भले गर्व कर ले कितने साल वो सत्ता में रही, लेकिन देश को गर्व करने के लिए ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है जिसपे गर्व करना चाहिए। सोचिए ना कि अगर 2014 से फिर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में इतने पैसे देने को बोली लगा देते हैं, कितना दे दूं भाई और बनो, इतना दे दूं, उतना दे दूं, मतलब इस तरह का कोई प्रधानमंत्री होता है क्या? आप जाते हैं गुजरात में तो आप कैसी बात करते हैं, आप कहते हैं फैक्ट्री, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मीटिंग वो मीटिंग। बिहार में आते ही मोदी जी आपको हो क्या जाता, आप कट्टा बोल रहे हैं, आप कनपट्टी बोल रहे हैं, आप मुजरा बोल रहे हैं, आप मंगलसूत्र बोलते हैं, आप जो है कि फिर बोलते हैं कि ये मारव सिक्सर गोली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम लोग को नहीं आता वो सब, क्योंकि हम सुने ही नहीं। अब सोचिए कि इनका जो भाषण लिखता होगा
वो हम्म। किस लेवल का होगा, किस स्तर का वो सोचता होगा कि उसको यह समझ नहीं आया कि वो भाषण में मानव शिक्षक गोली है और वो लिख कर दिया और ये बोल दिए। मोदी जी तो खुद बैठकर तो नहीं सुन रहे होंगे ना मानव शिक्षक गोली में, कि प्रधानमंत्री को इतना खाली टाइम है कि एकदम भोजपुरी या गाना सुन रहे हैं बैठकर। तो इनका जो पूरा सिस्टम है ना, इर्द गिर्द इनके जैसे हैं जो लोग हैं, वो सब के सब बिहार को कुछ नहीं समझते। उनको लगता है ये ठीक है, वेब सीरीज में आया, वेब सीरीज आता है, मूवी में आता है, ये सब आता है, ठीक है। आपको ही मालूम है एक पत्रकार है जो घोड़े पर बैठकर जो है प्रॉपर पत्रकारिता करती है, याद है आपको? वो आई है ना हमारे बिहार में, मारदेव कट्टा कपार में, ऐसा वो भी कुछ बोली थी। तो जब पत्रकार लोग ऐसा बोलते हैं तो पब्लिक उसको सच मानने लगता है। और जो वेब सीरीज और मूवी में होता है ना, तो ये वो काल्पनिक वो कथा होती है एक। तो यह स्तर जो है ये समझते हैं ये पत्रकार लोग, तथा कथित जो पत्रकार अच्छा, हैं गोदी मीडिया। एक बात बताइएगा कंचना जी, क्या कैंसिल नहीं हो सकता था? नरेंद्र मोदी जी का इतना आवश्यक था। अब बताइए, जब जब देश में कोई आफत पड़ी है, नरेंद्र मोदी बाहर ही गए हैं। उस आफत के समय देश के लोगों के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। कोरोना हो उस समय वो रैलियां कर रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, हमने पुलवामा देखा, पहलगाम देखा, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई। नरेंद्र मोदी रात को घटना होती है राजधानी में, उनके घर से कुछ ही दूरी पर, लाल किले के फर्स्ट गेट पर, मेट्रो स्टेशन के पास, और सुबह सुबह वो भूटान चले आते हैं। क्यों? क्योंकि राजा जी जो हैं भूटान के, उनका जन्मदिन था। राजा जी का जन्मदिन मनाने वो चले गए। ये भी तो कोई राजा से कम तो नहीं है ना, तो राजा जी के जन्मदिन पर ही जाएंगे प्रज्ञा जी। यहाँ पर लोग मर जाए भारत में, कैंसिल उनको कर क्या देते, लेना देश देना के है। अब प्रधानमंत्री हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी तो देश के प्रति है ना। अरे वो तो कह देते उनकी हमारे देश में इतनी बड़ी घटना है, हम नहीं आ पाएंगे। वो उनकी जिम्मेदारी अपनी वो कब तय किए हैं? गोधरा याद है आपको? मुख्यमंत्री थे तब, क्या जब जिम्मेदारी अपनी तय किए थे वो? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते रहे क्या अपनी जिम्मेदारी वो तय किए थे? या मणिपुर जो है, सालों साल चला संघर्ष, वहां पर लोग मारे गए, महिलाएं बेघर हो गई, बच्चे मारे गए, पढ़ने नहीं जा पाए, स्कूल से बाहर हो गए, सारी चीजें हो गई। देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ा? देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, तानाशाह है। यहाँ पर लाशों का ढेर लग जाए, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है प्रज्ञा जी। 2014 से अगर यह भी पब्लिक नहीं समझ पाई कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसको देश की फिक्र नहीं होती है बल्कि अपनी फिक्र होती है, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, ये अपने मन का दुख सुनाते हैं, ये सिर्फ इनका मन भारी होता है। जिनके घर पे मृत्यु हो जाए, जो लोग शहीद हो जाएं, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं होता। यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं, अगर इधर कोई घटना होगी तो बोलेंगे उधर देखो, अगर पूरब घटना होगी तो बोलेंगे पश्चिम देखो, उत्तर होगी तो बोलेंगे साउथ देखो। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ तोड़ के, जोड़ के, फोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने आती है, खरीद कर। अभी जो चल रहा है बिहार में ना, जो ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, ये लोग अमित शाह जी में डेरा डालकर बैठ जाएं, सारे अधिकारियों को तलब कर लें, लेकिन हमारी तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो गया है कि हर एक बूथ पर जब तक पूरा काउंटिंग, जब तक पूरा वोटिंग ना हो जाए, 17C फॉर्म लेकर और किस ईवीएम नंबर पर कितना वोट पड़ा, और काउंटिंग के समय जब काउंटिंग एजेंट होगा वहां पर जो है कि किस ईवीएम पे कितना वोट पड़ा था, और जब ईवीएम खुला उस ईवीएम से उतना ही वोट निकला, ये सब जिम्मेदारी दी गई है। तो कहां से भाग कर जाएंगे? ये जवाबदेही तय होगी। पूरा जो ट्रेनिंग चला है पूरी तरह अच्छा, से बुलाकर जी, बूथ एजेंट को, पोलिंग एजेंट को जो है, और काउंटिंग एजेंट की, सबकी ट्रेनिंग चल रही है कि एक एक नंबर रखना है, और कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा बंद हो, लगे कि यहाँ पर चल रहा है, या कहीं पर होता है ना जहाँ पर पूरा स्ट्रांग रूम है, उस स्ट्रांग हाँ, रूम में अगर पीछे से भी कोई दरवाजा है, अगर साइड से भी कोई दरवाजा है, तो हर जगह खड़े रहना है। ये बाप रे कोशिश बाप। कर ले कितना भी, ऐसे ही तो करते हैं ये। इनका यही होता है कि जो भी स्ट्रांग रूम हो जहां पर ईवीएम रखा जाए, वो ऐसी जगह रखा जाए कि एक फ्रंट हो और दूसरा बैक के पीछे पीछे एक दरवाजा हो। अच्छा। सीसीटीवी यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लोग बैठे हैं, सीसीटीवी कैमरा बीच में बंद कर देंगे आधे घंटे के लिए, बोलेंगे लाइट चली गई, पिछले ये चुनाव से प्रॉब्लम हो ज्यादा गया। तैयारियां हैं इस बार। आप लोग पिछले से चुनाव से ज्यादा मुस्तैदी से आप लोग देख रहे हैं, और इस वक्त ख्याल रखने वाले हैं कि कोई गड़बड़ ना होने पाए। ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन डकैत भी तो डकैत होते हैं। डकैत भी तो डकैत होते हैं ना, जिनको डकैती की आदत है वर्षों से, जो डकैती की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो तो लास्ट मिनट तक अपनी डकैती करने की कोशिश करेंगे। आपको भी याद होगा पिछले मैं सोशल 2020 के मीडिया देख चुनाव रही हूँ में। कंचना जी, लोग लिख रहे हैं कि हार रहे हैं, इसीलिए आप लोग इतनी शिकायतें कर रहे हैं, इसीलिए बहाना बना रहे हैं।
अब लोगों को कहने दीजिए, जो ट्रोल गैंग है, ट्रोल गैंग तो आजकल समझ नहीं आता, जो वो ट्रोल गैंग जो आइडेंटिटी अपनी छुपा कर ट्रोलिंग करता है, और जो रियल में जो बैठे हुए हैं, जो भी बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं, उनके और उनके दोनों के ट्वीट्स में, मैसेजेस में, पोस्ट में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि जो है ना कि वेशभूषा बदल कर ये जो लोग थे वही ट्रोलर थे। उनके उनके रिजल्ट के बाद मैसेज में, एग्जिट पोल्स आने लगेंगे। अरे आने लगेंगे, एग्जिट पोल आएंगे, जो भी आएगा वो देखेंगे। बिहार ऐसा जमीन है जहां पर 56% टाइम पर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल हमेशा गड़बड़ ही रहे हुए, लगभग 60%, और सबसे ज्यादा कहीं पर एग्जिट पोल गलत होता है, गलत साबित आपका होता है तो ओपिनियन पोल बिहार क्या है। कह रहा है? चलिए, वैसे मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत जमीन से जुड़ी हुई हैं और सही गलत सब कुछ जानती हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। कंचना यादव जी, आरजेडी की प्रवक्ता कार्यकर्ता की तरह बिल्कुल मत बताइएगा, एक आम महिला की तरह बताइए कि आपका बिल्कुल ओपिनियन पोल क्या है। बिल्कुल, मैं एकदम आम महिला की तरह, आम नागरिक की तरह, और एकदम आम होकर ही आपको बता रही हूँ। हमने जो लिस्ट बनाई है अपनी कि हमारी कितनी सीटें निकल रही हैं, आप पहले फेज में, मैं एकदम ईमानदारी से बता रही हूँ, पहले फेज में मुझे जो अपना चुनाव हुआ एग्जिट पोल पिछली बताइए, बार, और हाँ एकदम ईमानदारी से हाँ बताइए। एकदम ईमानदारी से, पिछली बार जो 121 सीटों पर हम 61 सीटें लगभग जीते थे, इस बार हमारा अनुमान है, आपको मैं भेज भी दूंगी, वो लगभग लगभग हम 80 पहुंच रहे हैं, 70 से 80 के बीच में हमारी सीटें फर्स्ट फेज में होंगी। और सेकेंड फेज में दूसरी हमारा जो सरकार बनते बनते रह गई थी 2020 में, क्योंकि सेकेंड फेज में जो है वो थोड़ा सा डेंट हुआ था और सीटें कम आई हुई थी, लेकिन इस बार सेकेंड फेज जो है हमारा फर्स्ट फेज से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जो पिछली बार 2020 में जो लोग भी जो आप बी टीम सी टीम बनकर आते हैं और वोट काटते हैं और सरकार नहीं बनने देते हैं, बीजेपी की मदद करते हैं, इस बार वहां पर भी यह है कि इस बार सरकार बननी चाहिए, इस बार वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। आपको भी मालूम है कि बोलते हैं ना कि बी टीम सी टीम, अब पी टीम आ गई है, तो वहां पर जनता बहुत समझदारी से काम ले रही है, क्योंकि हर कोई 20 में ही चाहता था परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो बी टीम बनकर आते हैं और आपके बीच में आकर अपना बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई थी। इसलिए जो सेकेंड फेज है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पर सबसे ज्यादा हमारा ध्यान है। सेकेंड फेज का हमारा और बेहतरीन होने जा रहा है, जो पिछली बार जहां पर कम रह गया था। मैं आपको जरूर भेजूंगी कि मेरा जो अनुमान है कि हमारी सीटें कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगी, आप मुझे वो मैसेज जरूर कीजिएगा और भेजिएगा, मैं देखूंगी कहाँ कहाँ की सीटें मजबूत हैं, क्या कुछ हो रहा है, और दर्शकों को भी बताऊंगी। फिलहाल के इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिहार की जनता घर से निकले, वोट करें और अपने बेहतर भविष्य के लिए और बिहार के लिए वोट करें। फिलहाल के इतना ही, दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसकी तमाम खबरें और साथ ही साथ बिहार की तमाम खबरें हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।